Hello friends, welcome you all to your YouTube channel Study with Ru. ग्रुप्स एंड रिंग्स के बुक का चैप्टर यूक्लिडियन रिंग्स हम स्टार्ट कर चुके हैं। उस पर कुछ वीडियोस आ चुकी हैं। यूनिट्स क्या होती हैं, एसोसिएट्स क्या होते हैं, जीसीडी क्या है, एलसीएम क्या है, और इन सब पे बेस्ड कुछ थ्योरम्स भी हम अपनी पिछले वीडियोस के अंदर कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम, जैसे कि इस चैप्टर का नाम है यूक्लिडियन रिंग, इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूक्लिडियन रिंग क्या होती है और इस पर बेस्ड एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे। तो डेफिनेशन मैंने टाइम बचाने के लिए लिख के रखी है कि एन इंटीग्रल डोमेन आर इज सेड टू बी एन यूक्लिडियन रिंग इफ कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर we can assign a non-negative integer d of a such that हमारे पास ये दो कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ना यहाँ पे एक लिखा हुआ है d of a, ये बताती हूँ क्या होता है। किसी भी फंक्शन का d of a होता है उसकी वैल्यूएशन, ठीक है। इसको आप इस तरीके से समझिए कि आपके पास जो भी फंक्शन होगा उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे। लेट्स से एक एलिमेंट ए है जो मेरी आर का मतलब रिंग का एलिमेंट है। इसके लिए जो मेरा डी ऑफ ए होता है, अब आप देखिए ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये एक तो होना चाहिए मेरा नॉन ज़ीरो, यानी कि एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट के लिए एक नॉन नेगेटिव नंबर का असाइन होना, वही हमारा डी ऑफ ए है, ठीक है। जैसे आप इसका आगे एक एग्जाम्पल करोगे तो मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ। लेट अस से कि मेरे पास इंटीजर्स का सेट है, ठीक है। इंटीजर्स के सेट में से मैंने लिया अपना -1, एक ए उठा लिया, यानी कि ये मेरा इंटीजर से बिलोंग करता है, ठीक है। डी ऑफ -1 क्या होगा हमारा, जिसे मैंने मान लिया -1 का स्क्वायर, दैट इज 1। ये होता है हमारा डी ऑफ ए, जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपके पास कोई भी एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट के लिए एक नॉन नेगेटिव डी ऑफ ए, जो नॉन नेगेटिव वैल्यू आएगी उसी को हम डी ऑफ ए बोलेंगे, ठीक है। इस पर हम एक एग्जाम्पल करेंगे, उससे आपको ये डी ऑफ ए बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। इसी वीडियो में 2 एग्जाम्पल करेंगे हम। तो देखो, अब किसी भी इंटीग्रल डोमेन आर को यूक्लिडियन रिंग बनने के लिए 2 कंडीशंस को फॉलो करना ज़रूरी है। कौन कौन सी? पहली कंडीशन में कहता है कि अगर मैं रिंग के कोई 2 एलिमेंट उठाऊं, ठीक है, और दोनों ही एलिमेंट कैसे होने चाहिए, नॉन ज़ीरो, तो जो मेरा डी ऑफ ए होगा वो हमेशा लेस देन इक्वल टू डी ऑफ ए बी आएगा। लेट अस सपोज मैंने ले लिए 1 और 2, तो ये कहना चाहता है कि जो मेरा डी ऑफ 1 होगा वो या तो छोटा होगा या इक्वल होगा डी ऑफ 1 इंटू 2 के, ठीक है। वो इक्वल भी हो सकता है और वो हमेशा लेस देन रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट कंडीशन में कहता है कि मेरे पास 2 एलिमेंट्स हैं ए और बी, जो मेरे आर यानी डोमेन से बिलोंग कर रहे हैं, मेरी रिंग से हैं, जहाँ पर मेरा बी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो मेरे पास एक क्यू और आर एग्जिस्ट करता है हमारी रिंग के अंदर, सच दैट कि मैं अपने इस ए को जो है वो बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख पा रही हूँ। इसको मैं इस तरीके से ले सकती हूँ, जैसे मेरे पास एक ए है 6 एंड लेट अस सपोज एक बी है 2। मेरे पास इंटीजर्स का सेट है, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, मैं इस 6 को क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू 3 प्लस 0। अब देखो यहाँ पे ये मेरा क्या है, ए है, और ये मेरा b है, और ये मेरा q है, और ये मेरा r है। तो ये b और r दोनों ही क्या है, इंटीजर्स हैं, यानी हमारे सेट से बिलोंग करते हैं, इस टाइप से, ठीक है। यानी कि मैं अपने इस a और b को इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, जहाँ पर अब ये क्या कहता है, ऐसा होने पर क्या होगा, या तो मेरा r ज़ीरो होगा या फिर जो मेरा d ऑफ r रहेगा वो छोटा होगा d ऑफ b से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ इस केस में मेरा r क्या बन रहा था, 0, ठीक है। तो इसमें तो
आइदर वाला है ना, या तो ज़ीरो होगा या फिर ऐसा होगा। और अगर मान लेती हूँ कि मेरा आर कुछ वैल्यू आ रही हो, जैसे 1 आ रही हो, या फिर आप यहाँ पे 7 कर दो, जैसे मैं 6 की जगह 7 लूँ, यानी 7 और 2 है, तो 7 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2 इंटू 3 प्लस 1। ये जो मेरा 1 है, यानी कि जो मेरा आर है, वो हमेशा क्या रहना चाहिए, इससे छोटी वैल्यू आनी चाहिए, यानी कि डी ऑफ 1 जो होगा वो मेरा छोटा होगा डी ऑफ 2 से। क्लियर? आई होप कि आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए हम अब चलते हैं अपने एग्जाम्पल्स की तरफ, मूव करते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है कि एक इंटीग्रल डोमेन है, इंटीजर्स का सेट है, ये हमारी यूक्लिडियन रिंग है, ये हमें दिखानी है। ठीक है, तो वही हमें कुछ नहीं करना, सिंपल सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, वैल्यूएशन को डिफाइन करना। क्लियर हुआ? सबसे पहला काम क्या होगा, इसका सॉल्यूशन हम करें, वैल्यूएशन डिफाइन करना। तो मैंने क्या किया, लेट अस डिफाइन द वैल्यूएशन बाय, हमने वैल्यूएशन को डिफाइन किया कैसे, जो मेरा डी ऑफ ए है वो इक्वल है मोड ऑफ ए के। इस तरीके से मैंने जो है वो डिफाइन कर लिया इसको, जहाँ पे ए मेरा क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और वो किससे बिलोंग करे, इंटीजर्स के सेट से। अब मैंने ऐसा क्यों लिया, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि डी ऑफ ए तो हम कुछ भी ले सकते थे, फिर तो हमने मोड ऑफ ए ही क्यों लिया है। देखो, इसके लिए आप ऐसे समझो, जो इंटीजर्स का सेट होता है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, हमने कहा था कि जो हमारी वैल्यूएशन होती है, जो हमारा ये डी होता है, ये हमेशा ही एक नॉन नेगेटिव नंबर होगा। ठीक है, अब आप सबको पता है कि जो मॉड का फंक्शन होता है वो क्या होता है, मॉड क्या करता है, जितने भी नेगेटिव नंबर्स होंगे उनको भी पॉजिटिव कर देगा, और जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ही रहेंगे। तो यानी कि जो मेरा डी ऑफ ए निकल कर आएगा, इससे वो हमेशा क्या रहेगा, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर बनेगा। क्लियर हुआ कि हमने इसको मॉड का ही फंक्शन क्यों लिया, कुछ और क्यों नहीं लिया, तो वो इस वजह से। अब सेम हमें दो कंडीशंस फॉलो करवानी थी, मैं दोनों कंडीशंस को एक बार छोटी सी ब्रैकेट में साइड में लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, हमें क्या करना था पहली कंडीशन में, कि अगर मेरे ए और बी दो एलिमेंट्स हैं जो मेरे रिंग के एलिमेंट है, तो क्या होगा, जो मेरा डी ऑफ ए होगा वो हमेशा लेस देन इक्वल टू डी ऑफ ए भी रहेगा। और दूसरी कंडीशन में कहता है कि जो मेरे ए और बी आर में से हैं, तो मेरे पास क्यू और आर होगा जो आर में से होगा, सच दैट कि जब ए को मैं बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख सकती हूँ, या तो मेरा आर ज़ीरो होगा, या फिर डी ऑफ आर मेरा हमेशा लेस देन डी ऑफ बी रहेगा। हमें ये दो कंडीशंस दिखानी है। अब आप एक चीज़ तो ध्यान से देख पा रहे हो कि हमें इन दोनों कंडीशंस को फॉलो करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, हमें दो एलिमेंट्स उठाने पड़ेंगे। तो मैंने लेट ए और बी कोई भी दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं, पहली कंडीशन क्लियर हुई, क्योंकि ए और बी क्या होने चाहिए थे, नॉन ज़ीरो। फिर ए और बी दोनों ही मेरी इस रिंग, या रिंग कौन सी हमारी, इंटीजर्स की, इंटीजर्स का सेट है, हमने वो ले लिया। ठीक है, इसमें से बिलोंग करते हैं। तो अब देखो, हमें क्या चाहिए, डी ऑफ ए चाहिए और डी ऑफ ए भी चाहिए। तो पहले मैं निकालूंगी डी ऑफ ए, जो कि हमने डिफाइन क्या कर रखा है, मॉड ऑफ ए। क्लियर हुआ? इसके बाद अगर मैं यहाँ लिखूँ डी ऑफ ए बी, तो वैल्यूएशन से मैं क्या लिखूंगी, मॉड ऑफ ए बी। अब मॉडुलस के फंक्शन को हम ऐसे सेपरेट कर सकते हैं, ए पे डिफरेंट मॉड, बी पे डिफरेंट, हो गया। अब देखो, ये क्या है हमारा, ये है मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी, और ये है मॉड ऑफ ए। आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा कि अगर मेरे पास कोई ये दो नंबर्स हैं, ठीक है, अब मैं ये बोल रही हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जैसे मेरे पास एक तो है मॉड ऑफ ए और एक है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। अब चाहे ये नंबर्स कुछ भी हों,
ठीक है, इतना तो आपको पक्का श्योर है कि जो ये मॉड ऑफ ए रहेगा ये हमेशा इससे तो लेस या इक्वल ही रहेगा। जैसे कि अगर मैं मान लूँ कि ये मेरा ज़ीरो है, हालांकि ज़ीरो तो हमने मान ही रखा है कि ये मतलब ज़ीरो तो है ही नहीं, तो हम कुछ ऐसे लेके चलते हैं। मैंने मान लिया ये वन है और हमारा ये वन है और ये भी वन है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में तो ये इक्वल हो जाएंगे। अब मैं ए को वन और बी को टू लूँगी तो ये वाला फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा। तो मैं जो चीज़ बोलना चाह रही हूँ वो क्या है कि मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी हमेशा, क्योंकि दो फंक्शन है तो ये सिंगल से हमेशा क्या रहेगा, बड़ा ही रहेगा। यानी कि सिंस हम बोल सकते हैं कि जो हमारा मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी है ये हमेशा बड़ा या फिर इक्वल रहेगा मॉड ऑफ ए के। क्लियर हुआ? तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारी जो फर्स्ट कंडीशन थी क्या थी कि जो डी ऑफ ए है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू डी ऑफ ए भी रहेगा। ये वाली कंडीशन फॉलो हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है। तो पहली कंडीशन कैसे शो करनी है पता लग गया। अब आते हैं हम हमारी दूसरी कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन के लिए वही काम हमें क्या करना पड़ेगा, हमने लेट किए ए और बी दो एलिमेंट्स हैं हमारे इस सेट से, जहाँ पे बी हमारा क्या होगा, ज़ीरो नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ बी को ज़ीरो नहीं होने की कंडीशन क्यों ली है, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर ले रहे हैं, है ना। अब आपको तो ये तो पता ही है, इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि ए को हम बी से डिवाइड कर रहे हैं। अब अगर किसी नंबर को आप डिवाइड करते हो तो इतना तो सबको अंडरस्टूड है कि जो हमारा डिवाइज़र होता है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी कि क्या सीन होता है, पी बाई क्यू, जहाँ पे क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, इस टाइप से, ठीक है। तो ये बी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, हमने ये वाली कंडीशन ले ली। अब देखो अगर हमारा बी ज़ीरो नहीं है तो मेरे पास क्या होगा, सम क्यू और आर होंगे जो मेरे इस इंटीजर्स के सेट में से बिलोंग करेंगे, सच दैट, ऐसे इंटीजर्स होंगे सच दैट कि मैं अपने इस ए को बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख पाऊंगी। क्लियर हुआ? जहां पे कंडीशन क्या रहेगी, वेयर ये जो मेरा आर है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो और लेस देन इक्वल टू बी रहेगा। ये तो सभी को अंडरस्टूड है, नॉर्मल सी बात है कि जब भी आप किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से या तो छोटा रहता है या फिर ज़ीरो आ जाता है। तो रिमाइंडर जो है वो क्या रहेगा, ज़ीरो, और जिससे डिवाइड कर रहे हो उसके बीच में ही कहीं लाई करेगा। क्लियर हुआ ये वाली बात? ओके। अब मेरे सामने दो कंडीशन आती हैं। मैंने कहा कि मेरा बी ज़ीरो नहीं है, तो या तो मेरा बी ज़ीरो से बड़ा कोई नंबर होगा या फिर बी से छोटा कोई नंबर होगा। तो हम दोनों कंडीशंस पे वन बाय वन बात करेंगे। पहले मैं ले लेती हूँ कि जो मेरा बी है, लेट ये जो मेरा बी है वो ग्रेटर है ज़ीरो से। अगर मेरा बी ज़ीरो से बड़ा है और हमने क्या कहा था कि जो आर है वो हमारा ज़ीरो के इक्वल नहीं है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। ऐसा हमने क्यों माना, अगर मैं आर को ज़ीरो ही ले लूँगी तो कुछ प्रूफ करने के लिए बचेगा ही नहीं, क्योंकि कंडीशन क्या थी, या तो आर ज़ीरो हो जाए। जब आर ज़ीरो ही हो गया तो कुछ प्रूव ही नहीं करना। हम क्या लेके चल रहे हैं कि बी जो है वो ज़ीरो से बड़ा है और आर हमारा ज़ीरो नहीं है। ऐसी कंडीशन में इतना तो हमें क्लियर था कि ये जो आर है वो हमेशा बी से क्या रहेगा, लेस रहेगा, ठीक है। यानी कि जो मेरा मॉड ऑफ आर होगा वो भी लेस होगा मॉड ऑफ बी से, और मॉड ऑफ आर हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑफ आर। ये लेस हो जाएगा मॉड ऑफ बी का मतलब डी ऑफ बी। समझे? दूसरी कंडीशन भी आ गई। दूसरी कंडीशन क्या थी, डी ऑफ आर छोटी होनी चाहिए डी ऑफ बी से। सेटिस्फाइड? ओके। अब दूसरी कंडीशन पे आ जाओ। सेकंड पे हम क्या लेके चल रहे थे, हमने पहले लिया कि b हमारा ज़ीरो से बड़ा है। अब हम लेट कर रहे हैं कि ये जो मेरा b है ना वो ज़ीरो से छोटा कोई नंबर है। अब अगर ये b ज़ीरो से छोटा है दैट मीन्स कि ये कोई नेगेटिव नंबर है, ठीक है। दैट मीन्स ये क्या होगा, देन माइनस का b जो है वो मेरा बड़ा हो जाएगा ज़ीरो से, क्योंकि
साइन मतलब लेस देन इक्वल टू, सॉरी, क्या होता है, ग्रेटर देन और लेस देन वाला जो साइन होता है, अब हमने क्या किया है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये लेस देन था, माइनस लगाने से ग्रेटर देन का आ जाएगा, ठीक है। सच दैट, अब क्या होगा, ये जो मेरा क्या था, a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मेरा हो जाएगा माइनस का b इंटू में q प्लस r। क्लियर हुआ। यहाँ पे मेरा r वही कंडीशन r के ऊपर कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू b, ठीक है। अब देखो a इज इक्वल्स टू, अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, बात तो सेम है, ठीक है। अब हम क्या लेके चलेंगे, r नॉट इक्वल टू 0। क्यों लिया है ये मैंने ऊपर भी बताया था, रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि अगर r 0 हो गया तो फिर हमारे लिए प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि कंडीशन में लिखा था कि या तो r 0 होगा या छोटा होगा, तो r 0 हो गया तो कुछ प्रूव ही नहीं करना, ठीक है। अगर ये 0 नहीं है देन क्या होगा, ये जो मेरा r है वो छोटा होगा माइनस b से, ठीक है, यहाँ से, सॉरी ये माइनस बी के बीच में लाई करेगा ना, क्योंकि अब आप माइनस बी से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 0 से माइनस बी के बीच में कहीं पे आएगा। तो अगर ये 0 नहीं है तो ये बी माइनस बी से कोई छोटा नंबर होगा, ठीक है। अब वही सेम मॉडुलस आर क्या रहेगा, हमेशा छोटा रहेगा मॉडुलस माइनस बी, और मॉडुलस माइनस बी को क्या बना देगा, बी, ठीक है। फिर इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, मेरा डी ऑफ आर इज लेस देन डी ऑफ बी। दोनों चीज़ें सेम है, एक छोटा सा डिफरेंस है, और वो क्या है कि हम जब ग्रेटर देन लेंगे तो उसमें लिमिट्स आर की जो है वो 0 से b के बीच में लाई करेगी, और जब माइनस का b लेंगे तो लिमिट्स यहाँ पे लाई करेंगी, तो हमें इसके लिए दिखाना होगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब लास्ट लाइन लिख दो, जैसे कि लिखते ही हैं कि हैंस जो हमारा ये इंटीग्रल डोमेन था इंटीजर्स के सेट का इज एन यूक्लिडियन रिंग, ये क्या थी, हमारी यूक्लिडियन रिंग होती है, ठीक है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करवा दी, ओके। अब आते हैं हमारे एक ऐसे एग्जाम्पल पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको सिर्फ देखकर ही छोड़ देते हैं कि रहने देते हैं, कंफ्यूज होंगे, ठीक है। बट बहुत इजी है। गॉसियन इंटीजर्स की डेफिनेशन सिंपल सी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो सेट होगा वो गॉसियन इंटीजर होता है, और इसको हम z और ऐसे ब्रैकेट्स के अंदर i के थ्रू इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसको हमें दिखाना है कि ये हमारी यूक्लिडियन डोमेन होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेना अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं हम इसका सॉल्यूशन, ओके। सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि हमारे पास एक सेट है ZI, किसका सेट है ये, गॉसियन इंटीजर्स का, और गॉसियन इंटीजर्स की नोटेशन क्या होती है, a प्लस आयोटा b, क्योंकि ये क्या होते हैं, हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही तो होते हैं, जहाँ पे ये जो मेरा a और b होगा वो क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। क्लियर हो गया। हमने क्या माना है कि ये एक रिंग है, किसकी, गॉसियन इंटीजर्स की, गॉसियन इंटीजर्स की। हमने अपनी रिंग ले ली, उसके बाद सॉरी, हमें अपना क्या करना होता है, फंक्शन d डिफाइन करना होता है, वैल्यूएशन डिफाइन करनी होती है, ठीक है। तो अब हम करेंगे, लेट अस डिफाइन अ फंक्शन d on the non-zero elements of ZI by, देखो
अब इसकी वैल्यूएशन के टाइम पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि लाइक वैल्यूएशन कैसे लें, कुछ भी ले सकते हैं, इस पे क्वेश्चंस भी बहुत रहते हैं। तो सिंपल सी बात देखो, हमें क्या निकालना है, ये चीज़ को डिफाइन करना है, ठीक है। हमने डिफाइन किया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के टर्म्स से फॉर ऑल 0 प्लस आयोटा 0 नॉट इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी बिलोंग्स टू z ऑफ i। इसका क्या मतलब है, देखो, नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए और हमारी गॉसियन इंटीजर्स के सेट से बिलोंग करना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि हमने इसकी इवैल्यूएशन को यही क्यों डिफाइन किया। अब देखो, हमारे पास है यहाँ पे आयोटा बी का स्क्वायर करोगे, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है जैसे भी है, सिंपल सी बात देखो, अगर आपके पास यहाँ पे है 1 2 इस टाइप से कोई नंबर है और आपने उनका स्क्वायर किया है, किसी भी टर्म का जब आप स्क्वायर करोगे, यहाँ पे आपके ए और बी क्या होते हैं, इंटीजर्स ही तो होते हैं, और इंटीजर्स का जब आप स्क्वायर करोगे तो वो क्या रहेगा, हमेशा एक पॉजिटिव नंबर, और जब उनको ऐड करोगे तब भी वो क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो सिंपल सी बात, हमें वैल्यूएशन इस तरीके से डिफाइन करनी होती है कि हमारा जो रिजल्ट रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, नॉन नेगेटिव, दैट मीन्स कि वो पॉजिटिव रहेगा। क्लियर हुआ इतना? और उसको पॉजिटिव रहने के लिए हमने इसको इस तरीके से डिफाइन किया है, ठीक है। अब सेम वैसे ही लेके चलना है, हमें अपनी यही वाली दो कंडीशंस को फॉलो करवाना है इसमें भी। इन दो कंडीशंस को फॉलो करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें अपने दो एलिमेंट्स उठाने पड़ेंगे अपने इस सेट में से। तो मैंने लेट कर लिया कि मेरे पास एक Z1 है और एक Z2 है, ये दो मेरे एलिमेंट्स हैं, टू नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स ऑफ हमारा जो सेट है गॉसियन इंटीजर्स का सेट, सच दैट यहाँ पे अब ये कंडीशंस वही है कि ये जो हमारा Z1 है, ये जो हमारा Z2 है, ये 0 नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब हमने Z1 को किस टाइप, हमारी फॉर्म क्या चल रही है, a प्लस आयोटा बी है ना, हमने Z1 को मान लिया a प्लस आयोटा बी, और इसी तरीके से जो मेरा Z2 है वो हो जाएगा c प्लस आयोटा डी। हमने ये हमारे दो एलिमेंट्स उठा लिए हमारे सेट से। क्लियर हुआ? हमें क्या दिखाना है अब कि जो हमारा d ऑफ Z1 Z2 है ना, वो क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू डी ऑफ Z1 या फिर डी ऑफ Z2, दोनों में से कोई भी दिखा सकते हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमें क्या दिखाना है, डी ऑफ Z1 Z2 ये दिखाना है। ध्यान से एक एक स्टेप को ध्यान से करते जाना। डी ऑफ, अब क्या करेंगे, Z1 की वैल्यू पुट कर दो। Z1 हमारे पास क्या है, a प्लस आयोटा बी, ठीक है, इनटू में Z2 की वैल्यू पुट करो, Z2 क्या है, c प्लस आयोटा डी, ये निकालना है हमें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखो डी ऑफ, अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर लो। a को इससे करोगे तो ac, प्लस में a को इससे करोगे तो प्लस का आयोटा ad, ठीक है, और प्लस का रहेगा आयोटा bc, और ये आ जाएगा, ये आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, और वो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस का वन, तो ये माइनस का bd, ये आ जाएंगे, ठीक है। ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट में साफ कर देती हूँ। ओके, क्लियर हुआ? इनकी सिंपल मल्टीप्लिकेशन की है। अब हम इनको अरेंज कर लेते हैं, इसको अरेंज करो। डी ऑफ, यहाँ से ए सी और बी डी जो बिना आयोटा है उनको अलग ले लिया, जैसे माइनस ऑफ ये क्या हो जाएगा, बी डी, और यहाँ से प्लस का आयोटा मैंने कॉमन निकाल लिया, अंदर बच जाएगा ए डी प्लस बी सी। अब ध्यान से देखो, ये वही फॉर्म बन चुकी है जहाँ पर ये हमारा ए हो चुका है, ये ए है, ये प्लस है, ये आयोटा, और ये हमारा बी है,
तो ये क्या फॉर्म बन गई, a प्लस आयोटा b। हमने अपनी वैल्यूएशन को क्या डिफाइन किया था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये लगा दो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ac माइनस बी डी का स्क्वायर और प्लस में ए डी प्लस में बी सी का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ। अब इनको सॉल्व करते हैं। चलो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। ठीक है, अब इसको करो, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का 2ab हुआ इतना। अब देखो a c b d, a c b और d और 2 ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। एक प्लस का है, एक माइनस का है। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या टर्म्स रहती हैं, मैं लिख लेती हूँ। ए सी का स्क्वायर रहता है, यहाँ से बी डी का स्क्वायर रहता है और ए डी का स्क्वायर भी रहता है और बी सी का भी स्क्वायर रहता है। अब मैं ब्रैकेट से बाहर निकालूंगी तो इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे। ये हमारा बी स्क्वायर डी स्क्वायर है, यहाँ पे ये ए स्क्वायर डी स्क्वायर और यहाँ पे बी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्लियर हुआ। अब देखो, इन दोनों में से ए स्क्वायर बाहर निकाल लो, अंदर क्या बच जाएगा, सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर। ठीक है, इसमें से और इसमें से मैंने निकाल लिया हमारा बी का स्क्वायर बाहर, तो अंदर क्या बच जाएगा, डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इस टाइप की फॉर्म को मैं कैसे अरेंज कर सकती हूँ, इन दोनों में से मैंने क्या किया, अब सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर को निकाल लिया कॉमन। अंदर क्या बच जाएगा, इसमें से बचेगा ए का स्क्वायर और इसमें से बचेगा बी का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब है ना, एक चीज को समझो, जब भी आप किन्हीं दो नॉन जीरो एलिमेंट्स को उनका स्क्वायर कर रहे हो और उनको ऐड कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ये जो हमारा सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर वाली ये जो वैल्यू आएगी, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगी, 1। अब ये क्यों रहेगी, ये देखो, मान लो कि मेरे ये दोनों नंबर 0 हैं, तो ये 0 तो हो नहीं सकते क्योंकि हमने क्या लिया, नॉन जीरो एलिमेंट्स उठाए हैं ना, नॉन जीरो एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं हम, तो हमने लिया इनको 1। सबसे छोटा अब 1 ही हो सकता है, और नेगेटिव नंबर्स लोगे तो भी उसका स्क्वायर होके वो पॉजिटिव नंबर ही हमें देगा। तो मैंने लिया 1, तो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस में 1 का स्क्वायर 1, तो दोनों को ऐड करोगे क्या बनेगा, 2। तो सिंपली, सबसे सिंपल से सिंपल भी अगर देखा जाए तो ये दोनों नंबर्स का जब स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो वो हमेशा या तो 1 देगा या 1 से कोई बड़ा नंबर होगा। क्लियर हुआ। ठीक है, तो यहाँ से अब मैंने क्या कहा कि ये जो है वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको मैंने 1 ले लिया अपना, और यहाँ से ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं वैल्यूएशन की इस डेफिनेशन से डी ऑफ ए प्लस आयोटा बी भी तो लिख सकती हूँ, ऐसा लिख सकती हूँ। और ए प्लस आयोटा बी हमारा क्या था, z1, तो इसको मैं ग्रेटर देन इक्वल टू डी ऑफ z1 भी लिख सकती हूँ। इतना क्लियर हुआ। यानी कि इस साइड हमारे पास क्या था, डी ऑफ z1 z2। तो यही तो हमारी पहली कंडीशन थी कि जो मल्टीप्लिकेशन वाली फॉर्म होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होती है इससे। यानी कि कंडीशन क्या थी कि जो डी ऑफ ए होगा वो मेरा हमेशा लेस देन इक्वल टू डी ऑफ ए भी होगा। यही कंडीशन थी। फर्स्ट कंडीशन हमारी यहाँ पे हो जाती है सेटिस्फाई। क्लियर हुआ। स्टेप बाय स्टेप चलते रहोगे, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम मूव करते हैं हमारी सेकंड कंडीशन को प्रूव करवाने की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो अगर अपने ध्यान को इधर उधर कर लोगे तो। ठीक है, चलो फिर से मैंने क्या किया, लेट किया मैंने कि मेरे पास कोई दो नंबर्स हैं z1 और z2 जो मेरे इस गॉसियन इंटीजर्स के सेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये मैंने आर्बिट्रेरी उठाए हैं कोई भी दो। क्लियर हुआ इतना। अब देखो, कंसीडर करो, क्या कंसीडर करना है कि एक z है जो मुझे मिल रहा है z1 अपॉन z2 इन दोनों की डिवीजन से। ठीक है,
तो ये क्या है हमारा a प्लस आयोटा b, और z2 क्या था c प्लस आयोटा d। ठीक है, अब सिंपली मैंने क्या किया है यहाँ पे, इसको कर दो आप रेशनलाइज। ठीक है, जिसमें आप क्या करते हो, इसी का नेगेटिव लगा के, यानी कि यहाँ पे c माइनस आयोटा d करके उसी से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हो और उसी से नीचे क्या कर देते हो, डिवाइड कर देते हो। ये था ही, और एक c प्लस आयोटा d। क्लियर हुआ, यानी कि सेम नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आप इसको क्या करो, मल्टीप्लाई सॉल्व कर लो। यहाँ से आ जाएगा ac, इसको मैं लिख लेती हूँ एक बार, ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे कुछ इस टाइप से, और ये मेरा c माइनस आयोटा डी अपॉन ये क्या है, c स्क्वायर a माइनस बी ए प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये फॉर्म बन गई। ठीक है, अब मैंने इसको इस टाइप से ले लिया कि ये मेरा a प्लस आयोटा b, इस फॉर्म का एक हमारा जो है वो ये नंबर बन चुका है, जहाँ पे ये मेरा a और b जो है वो दोनों क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। यानी कि ये जो a और b है दोनों हमारे बिलोंग करते हैं रेशनल नंबर्स के सेट से। ठीक है, इन जनरल रेशनल नंबर्स के सेट को हम q से डिनोट करते हैं। ओके, अब हमें एक a डैश कंसीडर करना है और एक b डैश कंसीडर करना है, और वो हमें किस टाइप से लेने हैं, इस तरीके से हमें चूज करने हैं कि आप लिख देना कि हमने एक a डैश चूज किया, एक b डैश चूज किया है जो हमारे a और b के नियरेस्ट है। किस कंडीशन पे, कि जब मैं मॉडुलस लूँ उनके डिफरेंस का तो वो हमेशा लेस देन इक्वल टू हाफ आए। ठीक है, इसी तरीके से b डैश का भी जब मैं लूँ तो वो हमेशा लेस देन इक्वल टू हाफ आए। अब मैं इसको किस तरीके से बता, अगर थोड़ा सा मतलब मैं ट्राई करती हूँ कि आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। देखो, मान लो कि मेरे पास एक है 3.1 और एक है मेरे पास 3। यहाँ पे ये क्या कहना चाहता है कि मेरे पास ये जो a है ना, ये वाला a तो मेरा 3 है, और मैंने एक ऐसा a डैश लिया है यानी 3.1 ले लिया जो इसके बहुत नियरेस्ट है, नियरेस्ट तो है। और जब मैं इनका डिफरेंस करूँ, यानी कि 3.1 में से जब मैं 3 को माइनस करूँगी तो ये क्या आएगा मेरा 0.1, तो ये 0.5, ये इसको जब सॉल्व करते हो तो ये मेरा क्या होता है 0.5, यानी कि इससे भी छोटा या इसके इक्वल कोई नंबर हो। तो सिंपल सा ये यही कहना चाहते हैं कि हमें कुछ ऐसा नंबर कंसीडर करना है जो इसका बहुत ज़्यादा नज़दीक हो, ताकि जब हम उनका डिफरेंस करें तो वो 0.5 से लेस या उसके इक्वल आए। ठीक है, ओके, चलते हैं आगे। तो अगला हमें क्या काम करना है, मुझे एक ऐसा जेड डैश लेना है। ये सारे काम हम क्यों कर रहे हैं, दूसरी जो कंडीशन थी उसके अंदर हमें क्या करना होता है कि हमें ऐसे b और q ऐसे q और r चाहिए होते हैं जो हमारी सेट में से ही बिलोंग करे, और जब मैं अपने इस a को इस फॉर्म में भी लिख पाऊँ, तो हम ऐसे q और r निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे गॉसियन इंटीजर्स का एक पार्ट हो या उससे बिलोंग करते हो, और इस कंडीशन को भी वो सेटिस्फाई कर जाए। समझ लो, चलो अब क्या करना है, मैंने लेट कर लिया एक z डैश जो कैसी फॉर्म का है, a डैश प्लस में आयोटा b डैश की फॉर्म में है। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एक गॉसियन इंटीजर हो जाएगा, गॉसियन इंटीजर हो जाएगा। समझ रहे हो, एक हमारे पास आ गया ये वाला नंबर जो हमारा z है, और एक आ गया z डैश जो इस टाइप का दिखता है। एक क्या था, z था जो a प्लस आयोटा भी दिखता है, और एक है हमारे पास z डैश जो इस टाइप में दिखता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब आगे देखो, नाउ मेरे पास जो मेरा z था वो क्या था, z1 अपॉन में z2। यहाँ से इसको थोड़ा सॉल्व करके अगर मैं z1 की वैल्यू निकालूं तो वो क्या होगी, z इंटू में z2, ये इधर डिवाइड में था उधर मल्टीप्लाई में, इतना ही काम किया है। अब देखो यहाँ से जो मेरा z1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, अब ये तो था ही z और z2, मैंने क्या किया, इसमें से z डैश z2 माइनस कर दिया और इसमें जो है वो ऐड कर दिया z डैश z2, यानी कि सेम नंबर को ऐड कर दिया और वही नंबर सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो यहाँ से अब मेरे पास क्या फॉर्म बनेगी,
जेड डैश जेड टू प्लस में इन दोनों में से मैंने जेड टू को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, अंदर बच जाएगा जेड माइनस जेड डैश। क्लियर हो रहा है थोड़ा बहुत? ठीक है। अब देखो, अगर ये हमारा गॉसियन इंटीजर है जेड डैश, ये भी हमारा गॉसियन इंटीजर है, तो इनका जब सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन चाहे कैसे भी करो आप, तो वो भी हमारा क्या बनेगा, एक गॉसियन इंटीजर ही बनेगा। दैट मीन्स कि ये जो मेरा z माइनस जेड डैश इंटू में ये जो z2 आ रहा है, ये भी मेरा क्या है, इज ऑल्सो अ गॉसियन इंटीजर। ये भी मेरा एक गॉसियन इंटीजर है। ठीक है, समझ रहे हो? अब देखो, z माइनस जेड डैश इंटू में z2 को आगे सॉल्व करूँ अगर मैं, z मेरा क्या था, a प्लस आयोटा b था। ठीक है, वैल्यूज पुट कर रही हूँ। z डैश क्या था मेरा, a डैश प्लस का आयोटा b डैश था। क्लियर हो रहा है? ओके। z2 क्या था, c प्लस आयोटा d। समझ आ गया इतना? आगे देखो, यहां से अब ये a है, a वाली टर्म्स को मैंने क्या कर लिया, एक साथ कर लिया, ये ऐसे हो जाएगा, और अंदर जो है वो प्लस का आयोटा मैंने बाहर ले लिया, अंदर बच जाएगा b माइनस बी डैश। क्लियर हो रही है? ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि मेरे पास a डैश माइनस a की वैल्यू है, b डैश माइनस b का भी मेरे पास वैल्यू एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो गई, समझ आ रही हैं? आगे चलते हैं। अब मुझे क्या निकालना है, मेरा d ऑफ z माइनस जेड डैश इंटू में z2, ये वैल्यू निकालनी है। और हमने इसको किस तरीके से डिफाइन किया था, a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर की तरह से क्या किया था अपन ने, डिफाइन कर रखा था। अब ये हमारी क्या है, d ऑफ, हमने अभी अभी ये वैल्यू निकाली है, क्या थी, a माइनस a डैश और प्लस में आयोटा b माइनस b डैश, ये, और c इंटू प्लस में आयोटा d, ये होगी। अब इसका फर्दर सॉल्व करो। अब हमने क्या कर दिया, इसका अलग से इवैल्यूएशन लगा दिया, इस पे b माइनस बी डैश, ये ऐसे होएगा। ठीक है, इस पे अलग से लगा दिया, और d ऑफ c प्लस आयोटा d इस पे अलग से लगा दिया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। स्टेप्स को कंटिन्यू करते जाना, ऐसे ही इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये हमारा क्या बन गया, a प्लस आयोटा b। a प्लस आयोटा b पे आप वैल्यूएशन की, जब एक बार मैं फिर से लिखूं, चलो हो जाएगा, a प्लस आयोटा d बना था, तो यहाँ से a का स्क्वायर क्या था मेरे पास, a माइनस a डैश, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में b माइनस जो मेरा b डैश था, इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और इनटू में d ऑफ z2 मेरा चल ही रहा है, जो c प्लस आयोटा d था। ठीक है, और ये किसके इक्वल चल रहा है मेरा, d ऑफ z माइनस z डैश इंटू में z2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, a माइनस a डैश और b माइनस b डैश की वैल्यूज को पुट करना है। ये हमारी क्या थी, लेस देन इक्वल टू चल रही थी, किस तरीके से, इसकी वैल्यू क्या थी, हाफ, उसका स्क्वायर, और इसकी भी वैल्यू क्या थी, हाफ और उसका स्क्वायर, और इनटू में चल रहा है d ऑफ z2। क्लियर हुआ? अब देखो, यहाँ से ये मेरा क्या बन जाएगा, हाफ ऑफ d ऑफ z2। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, लेस देन रहेगा d ऑफ z2। ये मैंने क्या लिखा है, आप देखो, हाफ का स्क्वायर प्लस हाफ का स्क्वायर। ठीक है, करो, हाफ का स्क्वायर करोगे 1/4 प्लस में 1/4, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये 4 और ऊपर का 2, ये कैंसिल होके फिर से क्या बन जाएंगे, हाफ। तो यहाँ पे ये क्या आएगा, हाफ इंटू में d ऑफ z2, मतलब इसके अगली वाली टर्म ये बनेगी। ठीक है, अब आप इतना सोचो कि कोई नंबर है, उस नंबर का अगर मैं हाफ कर दूं तो वो हमेशा क्या रहेगा, उस नंबर से छोटा ही तो रहेगा। वही लिखा है कि हाफ जो है वो छोटा रहेगा d ऑफ z2 से। दैट मीन्स कि ये जो मेरी टर्म चल रही थी d ऑफ z माइनस z डैश इंटू में z2, ये मेरी क्या होगी,
लेस देन डी ऑफ Z2। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारी दूसरी कंडीशन क्या थी कि ये वाला जो नंबर हमारा छोटा आ जाना चाहिए उससे, ठीक है। अब कहता है कि मान लेती हूँ, अब हमने ये वाली कंडीशन किसके लिए दिखाई है, हमारे पास ए और बी हमारा क्या था, रेशनल नंबर्स थे। अब हम क्या बोल रहे हैं कि नाउ इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स, क्योंकि हमारे पास हमने जो लेट किए हैं ए प्लस आयोटा बी की जो फॉर्म मानी थी वो कैसी थी, उसमें ए और बी इंटीजर्स थे। तो हम बोल रहे हैं कि अगर ये इंटीजर्स हैं देन क्या होगा, जो मेरा z माइनस जेड डैश इंटू में Z2 था वो किसके इक्वल हो जाएगा, कुछ इस टाइप से है, a माइनस ए डैश और प्लस में आयोटा b माइनस बी डैश और इनटू में c प्लस आयोटा d। अब एक बात थोड़ी सी ध्यान समझना कि जैसे हमने वैल्यूज़ को क्या कर रखा था, हाफ हाफ पुट करी थी। अब आपको तो बहुत अच्छे से पता है कि 1/2 इज़ नॉट एन इंटीजर, ये एक रेशनल नंबर तो है, इंटीजर्स तो नहीं है। तो ये कैसी फॉर्म बन जाएगी, 0 प्लस आयोटा 0 टाइप की फॉर्म बन जाएगी और इसके इनटू में हमारा चलेगा c प्लस आयोटा d, ठीक है, जो कि हमारा क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से क्या क्लियर होता है कि जो मेरा z माइनस जेड डैश इंटू में Z2 था ये क्या हो जाएगा 0। देयरफॉर अब हमने शो कर दिया, क्या शो कर दिया कि ये जो मेरा Z1 इज इक्वल्स टू Z डैश Z2 प्लस Z माइनस जेड डैश इंटू में Z2, ये कहाँ वाली फॉर्म लिख रही हूँ मैं, जो अपन ने यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करके ये जो फॉर्म बनाई थी, ठीक है। इस फॉर्म में जो ये हमारा d ऑफ Z2 था ये हमारा क्या हो जाएगा b, इस फॉर्म में ध्यान से देखो, ये हो जाएगा हमारा b, ये हो जाएगा हमारा q और ये हो जाएगा r और ये है हमारा a, ठीक है। हमें क्या करना था, d ऑफ r यानी z डैश Z2 वाली ये वाली जो फॉर्म थी इसको हमें लेस देन दिखानी थी d ऑफ b से, Z2 से। तो हमने Z2 से क्या कर दिया, यहाँ पर लेस देन भी दिखा दिया और अगर वो इंटीजर्स होंगे तो हमने उसको 0 दिखा दिया। तो दो ही कंडीशन थी कि या तो r जो है वो हमारा 0 होगा या फिर लेस देन b होगा। तो हमारे इस z ऑफ i के लिए, गॉसियन इंटीजर्स के सेट के लिए दोनों कंडीशंस क्या हो जाती हैं, सेटिस्फाई हो जाती हैं। यानी कि या तो मेरा r यहाँ से 0 बन रहा है या फिर जो मेरा d ऑफ r था वो लेस देन d ऑफ b बन रहा है। क्लियर हो गया। तो हैंस हम बोल सकते हैं कि जो हमारा गॉसियन इंटीजर्स का सेट होता है इज एन यूक्लिडियन रिंग, वो हमारी एक यूक्लिडियन रिंग होती है। आई थिंक कि हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो, जो मेन जो पार्ट है ना इसका वो इतना ही समझने वाला है कि ये जो हमने यहाँ पे जो इतना सारी कैलकुलेशन इधर उधर किया है, जो दिमाग का दही करने वाली चीज़ है, वो हमने सिर्फ इतना ही किया है कि हमें क्या फॉर्म चाहिए थी, हमें एक ऐसा a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर चाहिए था जहाँ पे ये q और r हमारे गॉसियन इंटीजर होने चाहिए। तो हमने एक q लिया, एक r लिया जो गॉसियन इंटीजर है और फिर ऐसी फॉर्म तैयार की और इस फॉर्म को तैयार करके बाकी सारी तो हम आगे सेम वही चीज़ें कर रहे हैं जो हमने अपने एग्जाम्पल नंबर 1 में की थी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड या अब तक जितना पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड किसी भी टाइप की क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। और अगर हम वीडियो क्वालिटी वॉइस वगैरह से रिलेटेड भी आपको कोई और दिक्कत आती है तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।